हर घर में तो एक होता ही है, हर मोहल्ले में भी एक होता है। वो आदमी जिसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं, अपनी कोई आवाज़ नहीं, अपना कोई विचार नहीं। वो ऐसा खिलौना है जो शब्दों की चाबी से चलता है। सेठ बोले चाय ला, चाय लाता है। सेठ बोले चिट्ठी दे आ, चिट्ठी दे आता है। सेठ बोले दौड़, दौड़ता है। पूछो क्यों दौड़ रहा है, जवाब नहीं है। पूछो किसके लिए दौड़ रहा है, जवाब नहीं है। पूछो तुझे क्या मिलेगा, जवाब नहीं है। बस सेठ बोला है दौड़ने को तो दौड़ रहा है। कल मालिक अमेरिका ने बोला तो ठलुआ पाकिस्तान दौड़ पड़ा। ईरान तक मैसेज पहुंचाया। अमेरिका ने बोला इस्लामाबाद में कमरा बुक करो तो कमरा बुक कर दिया। अमेरिका ने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाओ, पाकिस्तान ने कहा जी हुजूर। और इसी को आज इकोसिस्टम डिप्लोमेसी बता रहा है। महबूबा मुफ्ती बोल रही है पाकिस्तान ने दुनिया बचा ली। फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं इंडिया ने रॉन्ग साइड चूज किया, अमेरिकन पावर का एरा खत्म। उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं 39 दिन के युद्ध ने क्या अचीव किया। जयराम रमेश बोल रहे हैं विश्व गुरु एक्सपोज्ड। द वायर लिख रहा है डिप्लोमैटिक कैटास्ट्रोफी। कश्मीर में क्रैकर्स फूट रहे हैं, हैदराबाद में केक कट रहे हैं, तालियां बज रही हैं, जश्न हो रहे हैं। अब इस पर मैं 3 सवाल पूछती हूँ। ठलुआ जो काम करता है उसे स्टेट्समैनशिप कहते हैं या सर्विट्यूड? जो मालिक की हर बात बिना शर्त मानता है वो मीडिएटर है या मैसेंजर? और जो कंट्री ठलुआ नहीं बनती, जो अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन रखती है, जो किसी की चिट्ठी नहीं पहुंचाती, वो फेल हुई या सॉवरेन रही? अगले 20 मिनट में हम ये प्रूफ करेंगे कि पाकिस्तान ने ठलुआ का काम किया, इंडिया ने सॉवरेन स्टेट का। और जो इकोसिस्टम जश्न मना रहा है वो 10 साल से एग्जैक्टली सेम प्लेबुक चला रहा है। 4 ऑपरेशंस, 4 बार, सेम स्क्रिप्ट, सेम पंचुएशन, तैयार रहिए। पहले फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इकोसिस्टम फैक्ट्स स्किप करके नैरेटिव पर कूदता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक्स शुरू की। सुप्रीम लीडर खमीनी मारे गए, उनके परिवार के लोग मारे गए, टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। अमेरिका ने कहा ये रेजीम चेंज होगा, ईरान के लोग उसके सता हैं, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन रहेगा। एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया, एक भी नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कह रहा है। वॉर से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फ्री पैसेज था, दुनिया का 20% ऑयल फ्रीली बहता था। वॉर के बाद ईरान हॉर्मूज कंट्रोल करता है, शिप से चाइनीज युआन में टोल वसूलता है, तय करता है कौन गुजरेगा कौन नहीं। वॉर से पहले ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नेगोशिएट करने को तैयार था। वॉर के बाद ईरान कन्विंस्ड है कि उसे न्यूक्लियर वेपन चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था उसके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया गया। वॉर से पहले ईरान सैंक्शंस में था। वॉर के बाद ईरान की 10 पॉइंट सीज फायर प्लान्स में सारे सैंक्शंस लिफ्ट करने की डिमांड है और अमेरिका ने उसे वर्केबल बेसिस बोला है। वॉर से पहले गल्फ स्टेट्स को अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर भरोसा था। वॉर के बाद यूएई पर 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 35 ड्रोन्स, सऊदी पर 9 ड्रोन्स, कुवैत पर 28 ड्रोन्स, बहरीन में आग लगी है, अमेरिकन अम्ब्रेला ने किसी को नहीं बचाया। वॉर से पहले यूएस मिलिट्री पावर गेम चेंजर माना जाता था। वॉर के बाद ईरान ने प्रूफ कर दिया है कि असिमेट्रिक वॉरफेयर, ड्रोन, सी माइंस और हॉर्मूज क्लोजर से एक फ्रैक्शन बजट वाला कंट्री पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को पैरालाइज कर सकता है। और ऑयल वॉर से पहले स्टेबल था $65-75 पर बैरल पे। वॉर के बाद वॉलेटाइल $95-115 और ईरान हर बैरल पर ज़्यादा कमा रहा है। तो सवाल ये है, अगर अमेरिका ने कुछ अचीव नहीं किया तो सीज फायर क्यों माना? जवाब अमेरिका के अपने घर पे है। फरवरी 2026 वॉर से पहले अमेरिका में 1 गैलन पेट्रोल का एवरेज प्राइस था $2.98। 6 हफ्ते बाद $4.16, 40% इंक्रीज। कैलिफोर्निया में $5.87 पर गैलन। डीजल जिससे हर ट्रक चलता है, हर ट्रेन चलती है, हर सुपरमार्केट तक सामान पहुंचता है, वो $5.62 पर गैलन क्रॉस कर गया, यानी 50% इंक्रीज। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के अनुसार अप्रैल 1 तक अमेरिकन हाउस होल्ड्स को कलेक्टिवली $6.7 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, यानी हर परिवार पर $50 एक्स्ट्रा। अगर प्राइसेस ऐसे ही रहे तो जून तक $300
पर हाउस होल्ड, सितंबर तक $550 पर हाउस होल्ड। एनर्जी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि $3 पर गैलन से नीचे गैसोलीन शायद उनकी लाइफ टाइम में नहीं आएगा। प्राइसेस गो अप लाइक रॉकेट्स, कम डाउन लाइक फेदर्स। वॉर खत्म भी हो जाए, अमेरिकन फैमिलीज महीनों तक भुगतेंगी। और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट, ट्रंप का नेट अप्रूवल रिकॉर्ड लो पर गिर गया, -16.9। नेट सिल्वर के एग्रीगेट में किसी भी प्रेसिडेंट का ट्रूमन के बाद इस पॉइंट पर इतना लो नहीं रहा। ईरान वॉर पर स्पेसिफिकली नेट सपोर्ट -15.1। सिर्फ 30% अमेरिकन सपोर्ट करते हैं ट्रंप की हैंडलिंग, 60% डिसअप्रूव करते हैं। नेट अप्रूवल ऑन वॉर -30। और सबसे खतरनाक नंबर्स आपको बताऊं, ट्रेडिशनल नॉन मागा रिपब्लिकन्स ने वॉर के खिलाफ 48 पॉइंट स्विंग किया है। ट्रंप की अपनी बेस इरोड हो रही है। रॉयटर्स इप्सोस में अप्रूवल 36% पर। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जेनरिक बैलेट पर डेमोक्रेट्स 47.9% पर, रिपब्लिकन्स 42.4% पर। अगर ये मार्जिन होल्ड करता है तो डेमोक्रेट्स हाउस ले लेंगे। हाउस डेमोक्रेट्स वार पावर्स रेजोल्यूशंस पास करने की कोशिश कर रहे हैं। जेमी रास्किन 25th अमेंडमेंट पर ब्रीफिंग दे रहा है। तो पिक्चर क्लियर है, अमेरिका ने वॉर शुरू किया रजीम चेंज के लिए। 39 दिन बाद रजीम चेंज नहीं हुआ, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, हॉर्मुज ओपन नहीं हुआ, गैस प्राइस 40% बढ़ गए, अप्रूवल रिकॉर्ड लो पर, मिड टर्म्स खतरे में, बेस इरोड हो रही है। अमेरिका जीता नहीं, अमेरिका फंसा। और जब सुपर पावर फंसता है तो उसे एग्जिट रैम चाहिए। ऐसा एग्जिट रैम जो रिट्रीट को विक्ट्री जैसा दिखा सके, ऐसा एग्जिट रैम जो बिना शर्त उपलब्ध हो, ऐसा एग्जिट रैम जो अपनी कोई पोजीशन ना रखता हो, बस मालिक का हुक्म माने। और वो एग्जिट रैम था पाकिस्तान। मालिक हार रहा था, इसलिए ठलुआ दौड़ा। पाकिस्तान ने मीडिएट नहीं किया, पाकिस्तान ने अमेरिका को एक फेस सेविंग एग्जिट प्रोवाइड किया। इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया ताकि रिट्रीट नेगोशिएशन जैसा दिखे। आसिम मुनीर ने ट्रंप को फोन पर बोला रुकिए, ताकि ट्रंप बोल सके कि मैंने रोका। सीज फायर अनाउंस हुआ ट्रुथ सोशल पर ताकि ट्रंप क्रेडिट ले सके। पाकिस्तान ने वो किया जो हर ठलुआ करता है, मालिक की इज्जत बचाई। और इंडिया एब्सेंट क्यों था? क्योंकि इंडिया को ना मालिक चाहिए ना ठलुआ का काम। देखिए, इंडिया की पोजीशन ईरान से, ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मिलन 2026 में ईरानियन शिप्स इंडिया की गेस्ट थी। इजराइल से डिफेंस टेक पार्टनरशिप, स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, हेरोन ड्रोन्स। मोदी ने वॉर से 2 दिन पहले टेल अवीव विजिट किया। अमेरिका से क्वाड, ट्रेड डील, डिफेंस कोऑपरेशन, गल्फ स्टेट्स में लाखों इंडियन वर्कर्स, एनर्जी इंपोर्ट्स, रशिया से ऑयल और डिफेंस। ब्रिक्स में इंडिया चेयर है। एक देश जो इन सब रिलेशनशिप्स को साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहा है, वो 2 पार्टीज के बीच ठलुआ कैसे बने? एक सुपर पावर जो हार रहा है, उसकी रिट्रीट को विक्ट्री जैसा दिखाने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बुक करे। पाकिस्तान कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है। इंडिया नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया सोवरीन है। ठलुआ बनने से इनकार करना वीकनेस नहीं, सोवरेनिटी है। और MEA का स्टेटमेंट एग्जैक्टली इसी सोवरेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सीज फायर वेलकम किया, कोई कंट्री नेम नहीं किया, हॉर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन डिमांड की, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। ये साइलेंस नहीं है, ये प्रिसीजन है, ये सोवरेनिटी की भाषा है। अब आता है इस वीडियो का सबसे ज़रूरी पार्ट, और इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि जो मैं अभी दिखाऊंगी वो कोई ओपिनियन नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। 10 साल का, 4 मिलिट्री ऑपरेशंस का, और पैटर्न इतना क्लियर है कि एक बार देखने के बाद आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हर बार जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन लिया, हर बार इंडियन इकोसिस्टम ने एग्जैक्टली वही बोला जो पाकिस्तान ऑफिशियली बोल रहा था। सेम लैंग्वेज, सेम आर्ग्यूमेंट्स, सेम टाइमिंग, 4 बार। शुरू करते हैं। एपिसोड 1, सर्जिकल स्ट्राइक 2016। उरी अटैक में 18 सोल्जर्स शहीद हुए। इंडियन आर्मी ने LOC क्रॉस करके 7 टेरर लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए। और इंडिया में क्या हुआ? तब के कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने ट्वीट किया, सर्जिकल स्ट्राइक फेक है, बीजेपी पॉलिटिकल बेनिफिट निकाल रही है। पाकिस्तान ISPR ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक एक इल्यूजन है। दिग्विजय सिंह ने कहा, कोई प्रूफ नहीं कि इतने लोग मारे गए। पाकिस्तान ने कहा, डैमेज कहाँ है, डेड बॉडीज कहाँ गई। कमलनाथ ने कहा, कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक, डिटेल्स बताओ। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की डिमांड की। सेम क्वेश्चंस, सेम लैंग्वेज, सेम डायरेक्शन। और जब आर्मी ने वीडियो रिलीज किया, कांग्रेस ने
यू टर्न मारा, बोला यूपीए में भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, आरटीआई डाली गई, आर्मी का जवाब रिकॉर्ड पर है। ऐसा कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। आईएएफ ने मिराज 2000 जेट से बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप डिस्ट्रॉय किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, पहली बार 1971 के बाद। शशि थरूर ने क्या कहा? But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike. इंटरनेशनल मीडिया बोल रही है कि कुछ पेड़ गिरे, कोई टेररिस्ट नहीं मरा, एविडेंस नहीं है। पाकिस्तान ने क्या कहा? बॉम्ब्स एम्प्टी फॉरेस्ट में गिरे, कोई डैमेज नहीं। सैम पित्रोदा ने न्यूयॉर्क टाइम्स साइट करके डाउट फैलाया। In New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. दिग्विजय सिंह ने कहा फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स ने डाउट क्रिएट कर दिया। द वायर ने सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस चलाई। डिड बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हिट देयर टारगेट? ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट फोटोज यूज करके इंडिया के क्लेम पर सवाल उठाए। पाकिस्तान भी एग्जैक्टली सेम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स साइट कर रहा था। और सबसे डिवास्टेटिंग फैक्ट, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बाद में खुद एडमिट किया कि इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक पाकिस्तानी सॉइल पर की। खुद एडमिट किया। उसके बाद भी कांग्रेस लीडर्स प्रूफ मांग रहे थे। पाकिस्तान का पीएम मान रहा है, इंडियन ऑपोजिशन नहीं मान रही। पहलगाम में 26 हिंदू टूरिस्ट की हत्या। इंडिया ने 9 टेररिस्ट टारगेट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान प्रॉपर दोनों में 1971 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन। कांग्रेस एमपी चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर वही पुराना सवाल पूछा, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ कहाँ है? मैं शुरू से पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान भी एग्जैक्टली यही कर रहा था। इंडिया के क्लेम्स फैब्रिकेटेड हैं। प्रणीति शिंदे ने लोकसभा में कहा ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा है। इतनी ऑफेंसिव बात कि रिकॉर्ड से एक्सपंज करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा पहले दिन हम पूरी तरह हार गए। अमरिंदर राजा वॉरिंग ने कहा मेरे पास राफेल गिरने की फोटोज हैं। पाकिस्तान यही नैरेटिव चला रहा था, चाइनीज वेपन्स ने इंडिया को हराया। और द वायर ने आर्टिकल लिखा द मेनी फेलियर्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, टेक्टिकल, स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर फेलियर। फिर जब यूएस कांग्रेस की यूएससीसी रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस लिखा, तो जयराम रमेश ने उसे एस्टॉनिशिंग डिप्लोमेटिक सेटबैक बोला। और पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में क्या कहा? पाकिस्तान के सारे स्टेटमेंट्स उठाओ और यहाँ के स्टेटमेंट से कंपेयर करो, पंक्चुएशन सेम है। ये लाइन मैंने नहीं कही, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कही। और आज चौथी बार यही पंक्चुएशन रिपीट हो रहा है। और अब अप्रैल 2026 सीज फायर हुआ, पाकिस्तान मीडिएटर बना। इकोसिस्टम ने क्या किया? एग्जैक्टली वही, चौथी बार। महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 से बचा लिया। ईरान ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान शुड बी अप्रिशिएटेड। फारूक अब्दुल्ला, इंडिया ने रॉन्ग साइड चूज किया। अमेरिकन पावर का एरा खत्म। इंडिया को हर कंट्री से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला, 39 दिन के युद्ध ने क्या अचीव किया? जयराम रमेश, विश्व गुरु एक्सपोज्ड। द वायर, Pakistan's emergence as primary interlocutor is a stinging strategic setback, nothing short of a political and diplomatic catastrophe. कश्मीर में क्रैकर्स फूटे और पाकिस्तानी अकाउंट से AI डीप फेक वीडियोज वायरल हुए। 4 ऑपरेशंस, 2016 में फेक बोला, 2019 में पेड़ गिरा बोला, 2025 में तमाशा बोला, 2026 में विश्व गुरु एक्सपोज्ड बोला। सेम कन्वर्जेंस विद पाकिस्तान्स ऑफिशियल पोजीशन। मोदी ने कहा था पंक्चुएशन सेम है। मैं कह रही हूं पैटर्न सेम है और पैटर्न कोइंसिडेंस नहीं होता।
अब स्पेसिफिकली कश्मीर के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक टाइमलाइन है। मई 2025 में उमर अब्दुल्ला ने टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट रिवाइव करने की बात की, एक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कश्मीर की इकोनॉमी डेवलप करता है। महबूबा मुफ्ती ने इसे डेंजरसली प्रोवोकेटिव बताया और वार्न किया कि पाकिस्तान के साथ एक वॉर ट्रिगर होगा। एक सीएम अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे और दूसरे लीडर पाकिस्तान की तरफ से जंग की धमकी दे। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेम लीडर्स ने इंडिया के मिलिट्री एक्शन पर सवाल उठाए और अब अप्रैल 2026 में सीज फायर पर पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं, ईरान की बहादुरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अटैक कर रहे हैं। हर रीजनल क्राइसिस में सेम कैलिब्रेशन, सेम पीपल, सेम डायरेक्शन और एक कॉन्ट्रास्ट जो कोई नहीं दिखा रहा। 9 अप्रैल, वही दिन जब कश्मीर के नेता पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, उसी दिन 3 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस हुए। असम में 85.38% टर्नआउट, इतिहास में सबसे ज़्यादा। पुडुचेरी में 89.83% रिकॉर्ड। केरला में 78%। विमेन ने मेन से ज़्यादा वोट किया। 2.5 करोड़ असमीज वोटर्स लाइन में खड़े थे अपने डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने। और उसी दिन कश्मीर का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के ठलुआपन को सेलिब्रेट कर रहा था। यही कॉन्ट्रास्ट है डेमोक्रेसी और सर्विट्यूड का, ताकतवर और ठलुआ फैंस का। और 2 और एविडेंस पॉइंट। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन चलाया, इंडिया वेलकम टू पाकिस्तान ब्रोकर्ड सीज फायर। एमईए का एक्चुअल स्टेटमेंट खोलिए, कोई कंट्री नेम्ड नहीं थी, सिर्फ सीज फायर वेलकम किया, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। टीओआई ने मिसलीडिंग हेडलाइन चलाया, रिकॉर्ड स्ट्रेट वर्डिक्ट बस्टेड। और पाकिस्तानी एक्स अकाउंट्स ने एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस थरूर, रवीश कुमार, पलकी शर्मा के वायरल करवाए। तीनों में मोदी को क्रिटिसाइज किया गया पाकिस्तान के रोल पर। थरूर ने खुद ट्वीट किया, अलार्मिंग नंबर ऑफ डीप फेक वीडियो सर्कुलेटिंग। पाकिस्तानी फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन आई वेरीफाई ने कंफर्म किया, डॉक्टर्ड। वीडियो ओरिजिनल इंडिया टुडे इंटरव्यू दिसंबर 2025 से डॉक्टर्ड की गई थी। ये रैंडम ट्रोलिंग नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, सीज फायर टाइमिंग पर डिप्लॉय की गई। अब तक हमने प्रोसिक्यूशन किया, एविडेंस दिया, पैटर्न प्रूव किया। अब वो कहानी जो इकोसिस्टम दबा रहा है, वो कहानी जो बताती है कि जब पाकिस्तान ठलुआपन कर रहा था, इंडिया क्या कर रहा था। और ये कहानी IRIS डेना से शुरू होती है। फरवरी 2026, इंडिया ने मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज होस्ट किया विशाखापट्टनम में। 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ईरान की 3 शिप्स आई थी, फ्रिगेट IRIS डेना, लैंडिंग शिप IRIS लवन और ऑयलर IRIS बुशहर। ईरानियन सेलर्स ने ताजमहल विजिट किया, सिटी परेड में हिस्सा लिया। 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ। तीनों शिप्स इंडियन ओशन में थी, घर लौट रही थी। ईरान ने तीनों के लिए डॉकिंग रिक्वेस्ट भेजी। अब देखिए क्या हुआ। IRIS लवन, इंडिया ने 1 मार्च को डॉकिंग अप्रूव किया। 4 मार्च को लवन कोची पोर्ट पर पहुंची। 183 क्रू मेंबर्स, ज्यादातर यंग कैडेट्स, इंडियन नेवी फैसिलिटीज में ठहराए गए। जयशंकर ने पार्लियामेंट में कहा, इट वॉज द राइट थिंग टू डू। इंडिया ने अपने गेस्ट को सेफ हार्बर दिया, बिना शोर के, बिना फोटो ऑप के, बस किया। उसी दिन 4 मार्च IRIS डेना, श्रीलंका ने हेजिटेट किया, हेग कन्वेंशन पर डिबेट किया, टाइम निकल गया। US नेवी सबमरीन USS शार्लेट ने 2 मार्क 48 टॉर्पेडोज फायर किए, एक हिट हुआ। डेना 2 से 3 मिनट्स में डूब गई। 100 से ज्यादा ईरानियन सेलर्स शहीद। श्रीलंका की नेवी पहुंची तो शिप नहीं थी, सिर्फ ऑयल पैचेस और पानी में तैरते शव। एक सेकेंड रुक कर सोचिए, अगर डेना के क्रू ने भी वही रास्ता अपनाया होता जो लवन के क्रू ने अपनाया, अगर वो भी इंडिया की तरफ आए होते तो वो 100 से ज़्यादा सेलर्स आज जिंदा होते। इंडिया ने जो क्रू अपनी रीच में था उसे बचा लिया। अमेरिका ने जो क्रू समुद्र में था उसे टॉर्पेडो से मार दिया। और इंडिया ने उसके बाद क्या किया? INS तरंगिनी और INS इक्शक कोची से डिप्लॉय किए। P-81 नेपट्यून मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेजे। श्रीलंका नेवी के साथ सर्च एंड रेस्क्यू में हेल्प की। लवन के क्रू को रिपेट्रिएट किया एक चार्टर्ड टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट पर, जिसने कोलंबो से डेना के शहीद सेलर्स के शव भी उठाए। इंडिया ने जीवितों को बचाया, शहीदों को सम्मान दिया क्वाइटली। और फिर पे ऑफ आया।
ईरान ने इंडिया को 5 फ्रेंडली नेशंस में शामिल किया जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसेज मिला। ईरानियन एम्बेसी ने कहा, आवर इंडियन फ्रेंड्स वर इन सेफ हैंड्स। पीएम मोदी ने ईरानियन प्रेसिडेंट से बात की। एनएसए अजीत डोभाल ने बैक चैनल नेगोशिएशंस लेड की। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प के तहत 6 डजन से ज्यादा वॉरशिप्स डिप्लॉय किए गल्फ ऑफ ओमान में। एलपीजी टैंकर शिवालिक मुंद्रा पहुंची। नंदा देवी, वडिनार, पाइन गैस, वाइजाग 8 से ज़्यादा इंडियन शिप्स सेफली हॉर्मुज क्रॉस करके इंडिया पहुंची। 3.4 लाख मेट्रिक टन्स एलपीजी और क्रूड ऑयल डिलीवर हुआ और इंडिया ने ये सब इंडिपेंडेंटली किया। ट्रंप ने कहा था दुनिया बैटल शिप भेजे हॉर्मुज खोलने। इंडिया ने कहा हम अपने शिप्स खुद एस्कॉर्ट करेंगे। थैंक्स। तो इकोसिस्टम को बताइए, पाकिस्तान ने क्या किया? इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया। इंडिया ने क्या किया? 183 सेलर्स को कोची में सेफ हब दिया। डेना के सर्वाइवर्स की सर्च एंड रेस्क्यू की। शहीदों को सम्मान से वापस भेजा। ईरान से हॉर्मुज पैसेज अर्न किया। अपनी नेवी से एलपीजी टैंकर्स एस्कॉर्ट करके 3.4 लाख टन फ्यूल सेफली लाया। पाकिस्तान ने फोटो ऑप दिया। इंडिया ने एक्शन दिया और ईरान ने बता दिया कि फर्क समझता है। आवर इंडियन फ्रेंड्स वर इन सेफ हैंड्स। ठलुआ को इतना ट्रस्ट कोई नहीं देता। और जब ये सब हो रहा था, इंडिया और क्या कर रहा था? कलपक्कम में पीएफबीआर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव की। थोरियम बेस्ड एनर्जी सेल्फ सफिशिएंटली, वही इंडिपेंडेंस जो हॉर्मुज डिपेंडेंसी खत्म करेगी। पार्लियामेंट ने जन विश्वास 2.0 पास किया। 700 क्रिमिनल प्रोविजंस डीक्रिमिनलाइज किए। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ 6.9% प्रोजेक्ट की। एक हॉट वॉर और ऑयल शॉक के बीच नीति आयोग बता रहा है वुमेन्स क्रेडिट पोर्टफोलियो 76 लाख करोड़ हो गया। अमूल ने 1 लाख करोड़ टर्नओवर क्रॉस किया। 36 लाख किसानों की कोऑपरेटिव इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी बन गई। डीसीआईएल ने कोलंबो डॉकयार्ड के साथ शिप बिल्डिंग एमओयू साइन किया। वही कोलंबो डॉकयार्ड जिसे चाइना ले जाएगा बोलते थे। और असम में 85.38% रिकॉर्ड वोटिंग हुई। दुनिया जल रही थी, इंडिया बना रहा था, रिएक्टर बना रहा था, लॉज बदल रहे थे, जीडीपी ग्रो कर रही थी, वुमेन्स को क्रेडिट दे रही थी, किसानों की कोऑपरेटिव को ट्रिलियन रुपी एम्पायर बना रहा था, शिप्स एस्कॉर्ट कर रहा था, सेलर्स बचा रहा था, हॉर्मुज पैसेज अर्न कर रहा था, बिना किसी स्पीच के, बिना किसी फोटो ऑप के। एक्शंस से, रिजल्ट से यही फर्क है सॉवरेन स्टेट्स और क्लाइंट स्टेट में। यही फर्क है ताकतवर और ठलुआ में। पाकिस्तान ठलुआ बना। इंडिया ने 183 सेलर्स को बचाया। इंडिया ने हॉर्मुज पैसेज अर्न किया। इंडिया ने रिएक्टर बनाया। इंडिया ने ट्रिलियन रुपी कोऑपरेटिव एम्पायर बनाया। ठलुआ और ताकतवर में यही फर्क है। दोस्तों, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।